अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। खैबर पख्तूनख्वा में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पार्लिमानी जमात के अंदर फॉरवर्ड ब्लॉक बन चुका है। आज यानी पीर के रोज खैबर पख्तूनख्वा में 27 नाराज MPA इजलास करने जा रहे हैं। वो अपना इजलास बुलाएंगे, वहां पे बैठ के वो मुशावरत करेंगे। ये वो खबर है जो पिछले चंद दिनों से कुछ सहाफ़ी दे रहे हैं और इसको रिपोर्ट भी किया जा रहा है मीडिया के ऊपर, इसके ऊपर बहस भी हो रही है। अब इस फॉरवर्ड ब्लॉक के अंदर कौन कौन शामिल है? एक तो गुज़िश्ता रोज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पार्लिमानी जमात का वहां पे इजलास हुआ खैबर पख्तूनख्वा के अंदर। सोहेल अफरीदी साहब ने उसकी सदारत की, वहां पे स्पीकर साहब भी मौजूद थे। अब उस इजलास में बहुत सारे लोगों ने शिरकत की, कुछ लोग वहां पे नहीं आए। कुछ लोग जो नहीं आए उनके हवाले से पहले ही मालूम था कि ये क्यों नहीं आ रहे। कोई बैरून मुल्क है, कोई किसी और की किसी की कोई एंगेजमेंट है, किसी ने सोहेल अफरीदी साहब को पहले बता दिया था। कुछ लोग जो वहां पे आए उन्होंने कुछ चीजों के ऊपर नाराजगी का इजहार भी किया, यानी अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया। तो पहली बात यह है कि क्या खैबर पख्तूनख्वा के अंदर कोई ऐसे MPA हैं जो सोहेल अफरीदी साहब से नाराज हैं? इसमें कोई दो राय नहीं कि वहां पे ऐसे MPA मौजूद हैं जिनके तहफ़्फ़ुज़ात हैं, जो सोहेल अफरीदी साहब से नाराज भी हैं, जिन्होंने कल जो इजलास हुआ उसके अंदर भी बहुत सारी चीजों को उठाया गया, बहुत सारी चीजों के हवाले से तनकीद की गई। अब इसमें मसला क्या है? मसला यह है कि पिछले दिनों काबीना में तोसी की गई और कुछ लोगों की ये ख्वाहिश थी कि उनको भी काबीना के अंदर शामिल किया जाए। वैसे देखें ना, हर किसी का ये राइट है, अगर आप सियासत कर रहे हैं तो कोशिश होती है कि भाई जितना आगे बढ़ सकें बढ़ें। तो ख्वाहिश थी कुछ लोगों की कि हमें भी वजीर बनाया जाए। अब उनको वजीर नहीं बनाया गया तो वो उसके ऊपर नाराजगी का इजहार कर रहे हैं। और गुज़िश्ता रोज जो इजलास में बातचीत हुई उसमें ऑल दो चीजें तो मुख्तलिफ डिस्कस हुई, लेकिन असल गुस्सा कुछ लोगों को वो वजारत ना मिलने का भी है और कुछ जेन्युइन इश्यूज भी हैं। अब यहां तक तो ये बात होगी और मैंने आपको बताया कि 8-10 लोग जो नहीं थे उनके हवाले से तो सोहेल अफरीदी साहब को पहले ही पता था, और उसके अलावा भी बताया जा रहा है कि 7-8 और लोग भी थे जो नहीं आए। वो क्यों नहीं आए? क्या वो लोग आज जो है 20 मजीद अरकान के साथ मिलके कोई इजलास बुलाएंगे, उस इजलास होगा, उसके बाद कोई इलामिया वगैरह जारी किया जाएगा? मेरा नहीं ख्याल। खैबर पख्तूनख्वा के अंदर इस वक्त ये सिचुएशन नहीं है। ऑल दो नाराजगी अपनी जगह पे, तहफ़्फ़ुज़ात अपनी जगह पे, इस पोजीशन में नहीं है कोई MPA कि वो इमरान खान साहब के वज़ीर आला को छोड़ के जाए। अब इसमें अली अमीन गंडापुर साहब का नाम भी आ रहा है। जब अली अमीन गंडापुर साहब खुद वज़ीर आला थे तो टीवी पे बैठ के बड़े बड़े जय्यद सहाफ़ी ये कहते थे कि अली अमीन गंडापुर इमरान खान की मजबूरी है, इमरान खान अब उसको हटा नहीं सकता, क्योंकि जिस दिन इमरान खान ने हटाया उस दिन जमात में बगावत हो जाएगी। अली अमीन के साथ इतने ज्यादा MPAs का ग्रुप है, उधर से ये लोग मिल जाएंगे, वो मिल जाएंगे, नई हुकूमत बन जाएगी। तो मैं उधर साथ ही बैठा हुआ उनको कहता था कि ऐसा कभी भी नहीं होगा। अली अमीन को जिस दिन खान साहब कहेंगे अली अमीन चुप करके चला जाएगा। ऑल दो कि उसके तहफ़्फ़ुज़ात हो सकते हैं, वो किसी चीज में नाराज हो सकता है, लेकिन फिलहाल ऐसा कुछ नहीं होगा और आपने देखा कि वैसा कुछ नहीं हुआ। और अब भी आज जो 27 लोगों का इजलास होगा मुबैना तौर पे, मैं बार बार पूछ रहा हूं कि भाई 27 नहीं तो कम से कम 7 लोगों का तो हमें नाम बता देना। वैसे अगर आज 27 लोगों का इजलास हो गया फॉरवर्ड ब्लॉक का, तो मैं अगले 27 दिन तक रोजाना इसका जिक्र करूंगा और बताऊंगा जी PTI के जो 27 लोग हैं ये उनके नाम है और उनका फॉरवर्ड ब्लॉक बन चुका है और सोहेल अफरीदी साहब की हुकूमत जाने वाली है। बजट पास नहीं होगा, लेकिन मुझे ऐसा होता हुआ नजर नहीं आ रहा। अब ये जो फॉरवर्ड ब्लॉक है इसमें एक किस किस का नाम है, बहुत सारे लोग पूछते हैं। कल रात से मैसेजेस आ रहे हैं, बल्कि कुछ सहाफियों ने भी कॉल्स की, इवन के कुछ सियासतदानों ने भी पूछा कि आपको अंदाजा है कि PTI का जो फॉरवर्ड ब्लॉक है, जो फॉरवर्ड ब्लॉक बन गया है या बनने जा रहा है, उसमें कौन कौन शामिल है? मैंने उनको बताया, जिस जिसने मुझसे बात की उसको पता है। मैंने उनको आगे से बताया कि बिल्कुल मुझे पता है, मैं आपको नाम लिखवाता हूं। उन्होंने कहा लिखवाएं। मैंने कहा नहीं, पहले आप पेन उठाएं और पेंसिल उठाएं। उन्होंने कहा नहीं यार मुझे याद रहेगा। मैंने कहा नहीं, ऐसा नहीं है, आप पेन और पेंसिल जो है ना, पेंसिल उठाएं और पेपर लें और फिर मैं आपको बताऊंगा। उन्होंने कहा कि यार मजाक ना करो मेरे साथ, मुझे नाम बताओ। मैंने कहा नहीं, मैं नहीं बताऊंगा, मुझे आप पहले गारंटी दें कि आपने कॉपी और वो पेंसिल मंगवा लिए। उन्होंने कहा यार मैंने मंगवा लिए, तुम नाम लिखो। मैंने कहा लिखें। मैंने कहा इसमें ये सहाफी शामिल है, इसमें ये मीडिया वाले शामिल है, इसमें ये लोग शामिल हैं, और इसमें सबसे बड़ी जो है ना इनकी ये वाली ख्वाहिश शामिल है। कहते हैं यार ये क्या कह रहे हो? मैंने कहा मैंने आपको बता दिया ना कि फॉरवर्ड ब्लॉक में अभी तक जो चीज हतमी है उसमें कुछ सहाफियों के नाम है, उसमें ख्वाहिशात हैं, सहाफी कुछ हैं, ख्वाहिशात बहुत बड़ी बड़ी हैं, और उसके अलावा कुछ दीगर नाम हैं। ये वो सारे लोग हैं जो अभी तक फॉरवर्ड ब्लॉक के अंदर हतमी तौर पे मैं कह सकता हूँ। PTI के अंदर से कौन है एक नाम भी फिलहाल मैं नहीं बता सकता। मैंने कहा आप भी बड़े बाखबर हैं, सियासतदान भी हैं,
पता कर लें और मुझे बता दें कि कौन कौन शामिल है। उन्होंने कहा नहीं जी नहीं, तुम्हें पता ही नहीं है, वो जो है ना बड़ा वो बन गया। मैंने कहा अगर आपको पता है तो फिर आप मुझसे क्यों पूछ रहे थे? उन्होंने कहा यार तुम मेरा टाइम ज़ाया कर रहे हो, तुम मजाक कर रहे हो। मैंने कहा यार मैंने जो सीरियस चीज़ है वो आपको बता दी है कि ये सहाफ़ी इसमें शामिल है, ये बंदा इसमें शामिल है। हाँ, पीटीआई का कोई एमपी अभी तक सामने नहीं आया, लेकिन जिस तरह मैंने आपको पहले भी कहा कि पीटीआई के एमपी नाराज जरूर हैं, लेकिन कोई फॉरवर्ड ब्लॉक मुझे इस वक्त बनता हुआ नजर नहीं आ रहा। और वो जो खबरें आ रही है ना जी, बजट पास नहीं होगा, मेरे ख्याल में जिसने खैबर पख्तूनख्वा में क्या सिर्फ पाकिस्तान के किसी और सूबे में भी हुकूमत करनी है और वो पीटीआई से निकल के खैबर पख्तूनख्वा से निकल के वहां पे चला जाए और उसको गारंटी दी जाए कि वहां पे भी उसको टिकट मिल जाएगा, वो भी मेरे ख्याल में कोई तैयार नहीं होगा। इस वक्त जो खैबर पख्तूनख्वा के अंदर अवाम का सेंटिमेंट है वो सबके सामने है। तो फॉरवर्ड ब्लॉक फिलहाल हतमी जो उसमें नाम है वो मैं आपको यही बता सकता हूं कि उसमें कुछ सहाफ़ी हैं और बहुत सारी ख्वाहिशात हैं। अगली खबर जनाब गिलगित बल्तिस्तान के हवाले से है। आबिद शेर अली साहब गिलगित बल्तिस्तान पहुंच चुके हैं। नून लीग की मुख्तलिफ लोगों को मैंने वहां पे देखा और वो बड़ी भरपूर कैंपेन चला रहे हैं। और नून लीग आपको पता है गिलगित बल्तिस्तान में लगता है ऐसे कि बहुत ज्यादा पॉपुलर हो रही है। आबिद शेर अली साहब ने वहां पे क्या फरमाया जरा सुनिएगा। ज़ियामीर और चिराज की तकदीर बदलने वालों का निशान है। ये मोहब्बत भरा पैगाम नवाज शरीफ साहब को दूंगा कि चिराज के लोग आपकी राहें उड़ीक रहे हैं। जी आपने सुना, आबिद शेर अली साहब कह रहे हैं कि वो तकदीर बदलने की वो बात कर रहे हैं कि ये निशान इस इलाके की तकदीर बदल देगा। उसके बाद उन्होंने ये भी कहा कि आपका मोहब्बत भरा पैगाम वो मियाँ साहब तक पहुंचाएंगे कि आप लोग उनकी राहें उड़ीक रहे हैं। तो आप राहें जो उड़ीक रहे हैं, अब देखते हैं कि मियाँ साहब वहां पे कब पहुंचते हैं। उसके अलावा कुछ और भी उनके रहनुमा मुझे नजर आए। हाँ, अगर कोई नजर नहीं आया तो पीटीआई वाले उस तरह नजर नहीं आए। जुनैद अकबर साहब गए थे, उनको तो वहां से जिला बदर कर दिया गया, सूबा बदर कर दिया गया। आबिद शेर अली साहब को ये सहूलत जो है मिली कि वो वहां पे गए और उन्होंने खिताब वगैरह भी किया। वहां पे कैप्टन सफदर साहब भी मौजूद हैं, कुछ दीगर लोगों की भी मैंने वीडियोस देखी हैं। अब देखते हैं जनाब के इलेक्शन वाले दिन अवाम वहां पे किसको वोट देती है और कौन सी जमात वहां पे उभर कर सामने आती है। इसलिए कि नून लीग का निशान तो शेर है, पीटीआई का कोई एक निशान नहीं है। लेकिन मैंने आपको पहले ही बताया कि ये दुनिया की तारीख का एक मुनफरिद वाकया है कि जहां पे एक सियासी जमात को निशान नहीं मिलता और वो किसी निशान की, अब जिसे कह सकते हैं ना, मरून मिन्नत भी नहीं है। अगर निशान ना भी मिले तो अवाम ढूंढ के पहुंच जाती है कि कौन सा निशान है और किस जमात का है। तो इस इलेक्शन के अंदर भी बड़े इंटरेस्टिंग रिजल्ट्स मुझे आते हुए नजर आ रहे हैं। जी ये सामने आप देख सकते हैं, मीडिया भी इसको रिपोर्ट कर रहा है। गुज़िश्ता रोज वजीर तवानाई, वही वजीर तवानाई जिनको हुकूमत ने मेडल भी दिया है, तमगा भी दिया है, उन्होंने कहा कि हुकूमत 200 यूनिट से कम बिजली इस्तेमाल करने वाले सार्फिन के लिए सब्सिडी जारी रखेगी। इस तरह की बातें भी की गई कि जनाब कोई बिजली की कीमत में उस तरह इजाफा नहीं हुआ और ये और वो। फिर जो ख्वाजा आसिफ साहब ने ट्वीट किया था उसका भी जिक्र किया और कहा गया कि उन लोगों के खिलाफ एक्शन भी लिया गया है। अब ये उस वजीर का महकमा है जिसको हुकूमत तमगे दे रही है और उस वजीर के महकमे के हवाले से वजीर दिफा कह रहा है कि जनाब वो कैसे क्या करता है, कैसे रिश्वत लेके वो काम करते हैं। तो इससे आप अंदाजा लगा लें कि जनाब ये तमगे जो दिए जा रहे हैं वो कितने वेल डिजर्व्ड हैं। वैसे तो तमाम जितने भी काबीना के लोग हैं इन सबको तमगे मिलने चाहिए। जितनी तरक्की इन्होंने 4-5 सालों में करवाई है इस निज़ाम ने, इस हुकूमत ने, तो इसमें तो सब कोई तमगे मिलने चाहिए। अच्छा, अब ये बिजली के सस्ते होने की बात करते हैं। ये सामने आप देख सकते हैं, मैंने पहले भी आपके साथ बिजली का एक बिल शेयर किया था। ये असमतुल्लाह नियाजी साहब हैं, सीनियर सहाफ़ी हैं, उन्होंने एक बिल शेयर किया हुआ है। उन्होंने बताया कि गांव में उनके वालिद का घर बंद है, वहां का ये बिजली का बिल है जो सोशल मीडिया के ऊपर उन्होंने शेयर किया। अगर आप इस बिल को देखें तो इसमें जो बिजली की यूनिट इस्तेमाल हुई है वो 1 यूनिट इस्तेमाल हुई है। यूनिट कंज्यूम्ड 1, कॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी 10 रुपए 54 पैसे, फिक्स चार्जेस 600 रुपए, उसके अलावा और चार्जेस वगैरह भी लगा दिए गए इसके ऊपर। तो 1 यूनिट का बिल पता कितना आया है? 1 यूनिट का बिल 721 रुपए आया और ये कह रहे हैं बिजली सस्ती हो रही है। फिक्स चार्जेस और पता नहीं कौन कौन से चार्जेस, इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि आम बंदे को बिजली का यूनिट कितने का पड़ रहा है। आप 200 यूनिट से ऊपर चले जाएं फिर तो और ही बात है। अब ये वो लोग हैं जिन्होंने वादा किया था कि हम 200 यूनिट तक आपको बिजली फ्री देंगे, ये 1 यूनिट का 750 750 बिल भेज रहे हैं। पिछले दिनों मैंने आपके साथ वो 4-5 यूनिटों का या इससे कुछ ज्यादा 8-10 यूनिटें थी, उनका बिल आपको दिखाया था कि वो तकरीबन 2500 के करीब था। तो क्या ये बिजली सस्ती हुई है? क्या ये आवाम को रिलीफ मिल रहा है?
ایک یونٹ کے اوپر کیا اتنا بل بنتا ہے, اتنے زیادہ فکس چارجز, اور یہ کہا جا رہا ہے کہ جناب وہ بڑا بہترین کام ہو رہا ہے, گردشی قرضے بھی کم ہو گئے ہیں, یہ بھی ہو گیا, وہ بھی ہو گیا. وہ کتنے کم ہوئے ہیں, کتنی چیزیں بہتر ہوئی ہیں. مسئلہ یہ ہے کہ یہ کہنے سے نہیں ہوتا. جو لوگ یہ کہتے ہیں نا جی وہ بیانیہ نہیں بن رہا, یہ نہیں ہو رہا, وہ نہیں ہو رہا, میں نے آپ سے پہلے بھی یہ چیز کہی تھی کہ کہنے سے نہیں ہوتا, کرنے سے ہوتا ہے. آج کل کے دور میں آپ صبح سے شام تک کچھ کہتے رہیں گے تو بھائی یہ نہیں ہے کہ لوگ مان جائیں گے. وہ اکثر مثال دیتے ہیں جی وہ جو ہٹلر کا فلانا وزیر تھا نا, اس کی یہ تھی, اس کی یہ تھیوری تھی کہ آپ جھوٹ کو اتنی دفعہ دہراؤ کہ لوگ سچ ماننا شروع ہو جائیں. بھائی اس زمانے میں کمیونیکیشنز کے جو چینل تھے وہ بڑے لیمیٹڈ تھے, اور کمیونیکیشن ون وے تھی. یہ اگر آپ کے ذہن میں یہ ہے نا کہ ایک چیز کو بار بار دہرانے سے لوگ مان جاتے ہیں, وہ زمانہ اور تھا. وہ ون وے کمیونیکیشن کا زمانہ تھا, یہ ٹو وے کمیونیکیشن کا زمانہ ہے. آپ ادھر سے ایک بات کرتے ہیں, سوشل میڈیا پہ عوام اتنا بڑا سوال کر دیتی ہے. دیکھیں اتنا بڑا ہو گیا کہ کیمرے کے اندر بھی نہیں آیا, میں اس کو تھوڑا سا اندر لے آتا ہوں. اتنا بڑا سوال کر دیتی ہے تاکہ آپ کو نظر آئے کہ کتنے کتنے بڑے سوال اٹھا رہی ہے عوام ہر چیز کے اوپر. تو یہ ٹو وے کمیونیکیشن ہے. یہ نہیں ہے کہ آپ نے کچھ بھی کہہ دیا اور عوام نے سن لیا اور لوگوں نے سچ مان لیا. ایسا نہیں ہوتا, اس طرح بیانیے نہیں بنتے. میں نے آپ کو پہلے بھی کہا تھا کہ اگر میں روز اپنے ولاگ کے اندر کہوں السلام علیکم جی میرا نام ٹام کروز ہے, میں ٹام کروز ہوں آج کے تازہ ولاگ کے ساتھ, تو کیا آپ لوگ مان جائیں گے؟ لوگ کہیں گے کیا بیوقوف آدمی ہے. اگر ایک وے ٹریفک ہوتی, نیچے کوئی کامنٹ نہ کر سکتا, میں ٹی وی پہ بیٹھا ہوتا یا میں کسی اخبار میں روز لکھتا, تو ہو سکتا ہے کہ 90 لوگ نہ مانتے, 10 لوگ مان ہی جاتے. جو دور دراز کے جن کو نہیں پتا ہوتا وہ مان ہی جاتے. تو اس لیے اب ہر چیز بدل چکی ہے. وہ جو پرانی مثالیں دیتے رہتے ہیں نا, جس طرح کچھ لوگ 80 اور 90 کی دہائی میں پھنسے ہوئے, کچھ لوگ یہ جو کمیونیکیشنز کے حوالے سے ابھی بھی وہ جو پرانی مثالیں دیتے ہیں, وہ میرے خیال میں بہت آؤٹ ڈیٹ ہو چکی ہیں. اور میں نے پہلے بھی آپ سے کہا تھا کہ اس سے بڑا اور کوئی جھوٹ نہیں ہو سکتا کہ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ جھوٹ بکتا ہے. جھوٹ نہیں بکتا. جھوٹ تھوڑی دیر ادھر ادھر تھوڑی چھلانگیں مارتا ہے, اس کے بعد وہ کرش ہو جاتا ہے. جھوٹ اگر بکتا ہوتا تو حالات بہت سارے مختلف ہوتے. پر اینی وے یہ حالت ہے جناب آپ کے بجلی کے بلوں کی کہ ایک یونٹ کا بل جو ہے وہ 721 روپے آ گیا. یہ سامنے آپ تصویر دیکھ سکتے ہیں, مومنہ اقبال صاحبہ کی غالباً شادی ہو گئی ہے, اور میں دیکھ رہا تھا سوشل میڈیا پہ بہت ساری ویڈیوز وائرل تھیں. ایک تو ان کو مبارک ہو, ان کے ہسبینڈ کو بھی مبارک ہو, اور ہم امید کرتے ہیں کہ ان کا یہ جو سفر ہے اپنے ہسبینڈ کے ساتھ بہت اچھا گزرے گا. نیک تمنائیں ان کے لیے, اور باقی بھی جو ان کے مسائل ہیں وہ حل ہوں گے. دونوں میاں بیوی نے بڑے زبردست کپڑے پہنے ہوئے تھے. مجھے تو ان کے جو ہسبینڈ ہیں انہوں نے پنک رنگ کے کپڑے پہنے ہوئے, کلاس ایکٹ, بڑے خوبصورت لگ رہے ہیں. انہوں نے بھی ضروری سمجھا کہ وہ پنک پہنے. تو اینی وے جس طرح میں نے آپ کو کہا کہ ہم ان کو مبارکباد دیتے ہیں کہ جناب دونوں میاں بیوی کو بہت بہت مبارک ہو ہماری طرف سے, نیک تمنائیں ونس اگین. اگلی جو سٹوری ہے وہ فضیلہ قاضی صاحبہ کے حوالے سے ہے. فضیلہ قاضی صاحبہ ملک کی نامور اداکارہ ہیں, اور پہلے بہت سارے ڈراموں میں کام کرتی تھیں, ابھی بھی بہت سارے ڈراموں میں وہ کام کرتی ہیں, جانا مانا نام ہے. انہوں نے ایک ویڈیو بنائی ہے جس میں انہوں نے اقرار الحسن صاحب کے اوپر کافی زیادہ تنقید کی ہے, اور انہوں نے کہا ہے کہ بھائی میں آپ کی معافی کو ایک طرح سے رد کرتی ہوں. انہوں نے یہاں تک کہا کہ آپ کو علاج کروانے کی ضرورت ہے. اگر آپ کو زیادہ باتیں کرنے کا شوق ہے تو آپ کی ماشاءاللہ 3 بیویاں ہیں, ان کے ساتھ بیٹھ کے باتیں کریں. تو کافی کڑے الفاظ میں فضیلہ قاضی صاحبہ نے ان کے اوپر تنقید کی ہے, اور بنیادی ان کا جو پوائنٹ تھا وہ یہی تھا کہ ایک شخص جیل کے اندر ہے, اس کے حوالے سے آپ جس قسم کی باتیں کرتے ہیں, مسلسل اس کو ہٹ کرتے ہیں, مسلسل اس کو ٹارگٹ کرتے ہیں, کیا یہ آپ کو زیب دیتا ہے؟ آپ کو ایسا نہیں کرنا چاہیے. اور پھر آپ کہیں پہ ادھر اونچی آواز میں بات کرتے ہیں, کبھی وہاں پہ اونچی آواز میں بات کرتے ہیں. مجھے تو ایسا لگتا ہے کہ آپ کو علاج کی ضرورت ہے. تو اقرار الحسن صاحب کے اوپر فضیلہ قاضی صاحبہ نے کافی زیادہ تنقید کی ہے. اچھا, خیبر پختونخوا کے ایک MPA کی میں ویڈیو دیکھ رہا تھا جس میں وہ بتا رہے تھے کہ عمران خان صاحب کو رہا کروانے کا فارمولہ کیا ہے. وہ کہتے ہیں ہر جو عہدیدار ہے وہ 500 بندہ لے کے آئے گا, MPA 2000 لے کے آئے گا, کچھ اس قسم کا وہ کوئی فارمولہ پیش کر رہے تھے, اور لگ رہا ایسے تھا کوئی الجبرا کا کوئی ایکویشن ہے A+B²²+2AB, تو اس قسم کی کوئی صورتحال ہے, اور وہ الجبرا جو ہے وہ ہو جائے گا حل. آئی ڈونٹ نو اب یہ جو میں نے ایکویشن بتائی یہ الجبرا کی تھی یا نہیں تھی, لیکن مجھے جو ہے نا الجبرا بالکل پسند نہیں تھا اسکول میں, اور میتھس بھی, تو اس وجہ سے کچھ چیزیں جو ہیں وہ آپ کو یاد رہ جاتی ہیں. تو میرے لیے جو چیز بڑی مشکل ہوتی ہے تو مجھے اس میں الجبرا ہی لگتا ہے. تو انہوں نے بھی جو صورتحال بتائی وہ اس طرح سمجھا رہے تھے کہ جیسے یہ کوئی الجبرا ہے. دیکھیں عمران خان صاحب کو رہا کروانے کا کوئی فارمولہ نہیں ہے کہ یہ بندہ اتنا بندہ لے آئے, وہ بندہ اتنا بندہ لے آئے, اور پھر آپ اسلام آباد کی طرف جائیں. خان صاحب کی رہائی کا راستہ اسلام آباد سے نہیں ہے. عمران خان کی رہائی کا راستہ پشاور سے ہے, جدھر آپ کی حکومت ہے, جدھر آپ بیٹھے ہوئے. اب یہ کس طرح ہوگی, کیسے ممکن ہوگا,
وہ آپ کا کام ہے. لیکن جو لوگ یہ کہتے ہیں نا ڈی چوک, یہ سراسر جو ہے نا میرے خیال میں وہ ایسا بیانیہ ہے جس میں وزن نہیں ہے. خان صاحب کی رہائی کا راستہ پشاور سے نکلتا ہے, 2/3 اکثریت ہے, پوری اسمبلی ہے, پوری حکومت ہے, اور کہیں سے نہیں نکلتا. اب رہائی کا راستہ کیسے نکلے گا کہ جی وفاق کے اوپر اب دباؤ ڈالیں گے, پریشر پڑے گا. تو اس میں جو بھی ہے, میں نے آپ کو پہلے بھی کہہ دیا کہ جس طرح وہ دنیا کے امن کا راستہ اس وقت ابنائے حرمت سے نکل رہا ہے, اور اس ابنائے حرمت سے نکلنے کا راستہ آج کل پاکستان سے نکل رہا ہے. پاکستان جس کو چٹ دیتا ہے اس کا جہاز گزر جاتا ہے. پاکستان کا بڑا زبردست اس میں کردار ہے, اس کی جتنی تعریف کی جائے کم ہے. اسی طریقے سے جو فارمولہ ہے خان صاحب کی رہائی والا فارمولہ, وہ یہ کہنا جی ڈی چوک جائیں گے اور لاہور جائیں گے, ادھر جائیں گے, نہیں. وہ اس کا راستہ جو ہے وہ پشاور میں ہی ہے. اب مجھے نہیں پتا کہ ایگزیکٹ راستہ کیا ہے, کیونکہ میں تو سیاستدان نہیں ہوں. جن کے پاس 2/3 اکثریت ہے, جن کی حکومت ہے, مجھے پورا یقین ہے کہ وہ مجھ سے زیادہ سیانے ہوں گے, ان کو پتا ہوگا. تو یہ جو اس طرح کی باتیں ہیں, یہ لالی پاپ تو ہیں کہ جی وہ اتنے بندے لے آئے, وہ اتنے لے آئے, وہ ادھر چلا جائے. اس سے مجھے نہیں لگتا کہ کوئی ایسا ہوگا اور جو ہے وہ لوگ آئیں گے اور پھر حکومت پہ دباؤ پڑ جائے گا. ایسا نہیں ہوتا. اگر دباؤ پڑنا ہوتا, ایسا ہو سکتا ہوتا, تو 3 سالوں میں اب تک ہو چکا ہوتا. بہت جلدی آپ سب دوستوں سے دوبارہ ملاقات ہوگی. تھینک یو ویری مچ.